हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशिष्ट ज्ञान। माय नेम इज़ महेंद्र। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश करंट अफेयर का अद्भुत संग्रह लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये एक टेस्ट पेपर है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बनता है तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले ईमानदारी से करिए। इससे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और आपको कितना बनता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवरण है? तो भारतीय वन स्थिति प्रतिवेदन 2019 के अनुसार ये बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है उसके 25.14% पर वन आच्छादित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है श्री कुलदीप सिंह और ये संगीत निर्देशक हैं। यदि हम 2017 की बात करें, ये तो 18 की बात हो रही है, और यदि हम 2017 की बात करें कि 2017 में ये किसको प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर होगा सुमन कल्याणपुर। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इस योजना के तहत जो सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन या फिर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिसने किया है वो है इंदौर। तो इंदौर को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस देश में सीता मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा? तो नीचे 4 ऑप्शन: भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो यहाँ पर बात हो रही है सीता जी की। आपको पता है कि सीता जी का अपहरण रावण ने किया था और ले गया था श्रीलंका, वहाँ पर ही अशोक वाटिका में रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। नेशनल क्लाइमेट रैंकिंग, आपको बता दूं कि इस रैंकिंग का ये पहला संस्करण है। 2019 में इसको पहली बार जारी किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि देश भर में इस रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो इसका आंसर है इंदौर। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी पर या फिर हमारे वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, जलवायु परिवर्तन, उन जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिए कौन सा शहर ने कितनी तैयारियां कर रखी हैं उससे निपटने के लिए। ठीक है, तो इन सभी मापदंडों को देखा जाता है और इसी के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है और उसी के आधार पर इनको जो स्थान है वो प्रदान किए जाते हैं। तो नेशनल क्लाइमेट रैंकिंग 2019 में प्रथम स्थान किसको मिला है? हमारे मिनी मुंबई को। अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है बालाघाट। बालाघाट बांस बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर बांस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के कुल बांस क्षेत्रफल के 40% का क्षेत्रफल जो है वो बालाघाट में ही है। यानी मध्य प्रदेश में जितने वन हैं उन समस्त वनों का 40% केवल बालाघाट में पाया जाता है और मध्य प्रदेश से जितना उत्पादन होता है बांस का, उस सभी उत्पादन का 80% उत्पादन सिर्फ बालाघाट से होता है। तो ये याद रखिए और बालाघाट में ही बांस विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अभी बात हो रही थी जिले की, तो उसमें
ज़िले का नाम आया था इंदौर, और यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर होगा प्रथम। तो वहाँ पे इंदौर को प्रथम और यहाँ पे हमारे हृदय प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है श्री अशोक चक्रधर। अशोक चक्रधर को 2018 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान प्रदान किया गया है और इसमें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और बता दूं आपको कि इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और 2012 में सबसे पहले ये गोपाल दास नीरज को प्रदान किया गया था। किसको? गोपाल दास नीरज को प्रदान किया गया, ठीक है। और कवि प्रदीप के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत बड़े गीतकार थे ये, और इनके द्वारा ही लिखा गया एक देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और जब इस गीत को पहली बार गाया गया लता मंगेशकर के द्वारा 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। और स्पेशली आपको बता दूं कि ये जो गीत है वो 1962 के भारत चीन युद्ध में जो शहीद हुए थे हमारे भारतीय जवान, उनकी याद में लिखा गया था, उनको समर्पित किया गया था इस गीत को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 34वें लोकरंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है भोपाल में। तो जितने भी लोकरंग समारोह कार्यक्रम होते हैं उन सभी का आयोजन भोपाल में ही किया जाता है और ये पिछले साल का है 34वां, और अभी जनवरी में हुआ था 35वें नंबर का, तो ये भी कहाँ पे? भोपाल में आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2019 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और चौथा ऑप्शन है जिसको नहीं प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर है अशोक मेहता, यानी अशोक मेहता को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा नहीं गया है। और इसमें डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीची जो कि इंदौर से हैं, ये प्रसिद्ध कथक गुरु हैं। डॉक्टर लीला जोशी ये प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर नेमनाथ जैन ये भी इंदौर से बिलोंग करते हैं। और इसमें चौथा नाम है जिसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और वो नाम है अब्दुल जब्बार। और अब्दुल जब्बार ये भोपाल से बिलोंग करते हैं और ये समाज सेवी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन स्थिति प्रतिवेदन 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल कितने क्षेत्रफल पर आवरण है? तो वहाँ पे एक क्वेश्चन अभी हम पढ़ चुके हैं, उसमें प्रतिशत पूछा गया था, इसमें कुल क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर है 77,482 वर्ग किलोमीटर, और ये 2019 की रिपोर्ट है, ठीक है। और यदि हम 2017 की बात करें तो 2017 में मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल था 77,414 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखिए कि 2017 में कितना था और 2019 में बढ़ के कितना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में खादी वस्त्रों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाएगा? इसका आंसर है कबीरा। तो मध्य प्रदेश में जितने भी खादी वस्त्र हैं उन पर एक टैग लगाया जाएगा, ब्रांड नेम लगाया जाएगा कबीरा नाम का, और उसको बेचा जाएगा। और साथ में ख़ास बात ये भी है कि इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ये जीएसटी से मुक्त होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एमपी टूरिज्म इन्वेस्टर मीट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है जबलपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि इसका आंसर क्या है कि एमपी में टूरिज्म इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? जबलपुर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के पहले डे केयर सेंटर का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है भोपाल। और ये डे केयर पूर्णतः बुजुर्गों को समर्पित है, ठीक है। और इस सेंटर में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, वहाँ पर धार्मिक किताबें होंगी, कथा कहानी उपन्यास से संबंधित किताबें होंगी, तथा साथ में वहाँ पर टीवी भी लगाया जाएगा। और टीवी के साथ साथ जो इंडोर गेम है जैसे शतरंज है, कैरम है, तो ये सारे गेम वहाँ पर खेलने की व्यवस्था होगी।
तो पूरी तरह से यहाँ पर बुज़ुर्गों का मनोरंजन कैसे हो और इससे संबंधित ये डे केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? भोपाल में की गई है। भोपाल में एक पार्क है विवेकानंद पार्क, तो उसी विवेकानंद पार्क में प्रदेश के पहले डे केयर सेंटर की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में विश्व बौद्ध संग्रहालय की स्थापना किस नगर में की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में बौद्ध स्थल, सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल क्या है? सांची है। यहाँ पर सांची के स्तूप बहुत फेमस हैं पूरे विश्व में, तो यहाँ पर विश्व बौद्ध संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए, प्रदेश की पहली महिला अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी कौन थी? इसका आंसर है सुनीता चंद्रा। आपको याद रखना है कि पहली महिला कौन थी मध्य प्रदेश की जिसको अर्जुन अवार्ड मिला था, तो वो है सुनीता चंद्रा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018-19 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है वहीदा रहमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रवि यादव का संबंध किस खेल से है? तो रवि यादव क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और इनका संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन, एमपी टूरिज्म रोड शो का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर है जर्मनी। इस रोड शो का आयोजन जर्मनी में किया गया। जर्मनी के 2 शहर हैं, फ्रैंकफर्ट और दूसरा है म्यूनिख। ठीक है, तो इन 2 शहरों में मध्य प्रदेश टूरिज्म रोड शो का आयोजन किया गया। और फ्रैंकफर्ट में ये आयोजन हुआ था 26 जनवरी 2020 को, और म्यूनिख में इसका आयोजन 28 जनवरी 2020 को किया गया। और इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना तथा मध्य प्रदेश में पर्यटकों को, जो विदेशी पर्यटक हैं, उनको आकर्षित करना। तो ये इसका उद्देश्य था। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया? जर्मनी में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वार प्रदाय सेवा योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम चरण में कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी? इसका आंसर है 5। तो आपको बता दें कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अभी एक योजना लॉन्च की गई थी जिसका नाम था आपकी सरकार आपके द्वार। क्या नाम था? आपकी सरकार आपके द्वार। तो इसमें 5 ऐसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी जो आपको घर बैठे मिलेंगी 24 घंटे के अंदर। और वो 5 सेवाएं कौन कौन सी होंगी? वो होंगी आय प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, और साथ ही आपकी जो ज़मीन की खसरा खतौनी की जो नकल है वो भी आपको 24 घंटे के अंदर घर बैठे प्राप्त होगी। तो ये 5 सेवाएं हैं जो आपको इस योजना के तहत प्रदान की जाएंगी। और इसका शुभारंभ मैं आपको बता देता हूं कि इसका शुभारंभ इंदौर से किया गया और इसका शुभारंभ किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का आंवला जिला किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है पन्ना। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में सबसे अधिक आंवला का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर पन्ना होगा। और ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि आंवला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा? पन्ना होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष लागू की गई? इसका आंसर है बहुत ही ईजी है, 2006 में। तो अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सिलेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी शायद आपको पता होगा, बहुत ही ईजी है कि जो सिलेट उद्योग है यानी पेंसिल और सिलेट उद्योग है वो मंदसौर में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मंदसौर होगा। और मंदसौर एक चीज़ के लिए और फेमस है जो है अफीम। ठीक है, तो ये आपको आंकड़े याद रखने हैं कि किस में कौन सा जिला अव्वल है। देखते हैं आगे। भोपाल स्थित भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर है 1982। यानी 1982 में डेट क्या थी? 13 फरवरी 1982 को इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 13 फरवरी 1982 को। और इस भारत भवन के जो वास्तुकार थे वो
कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है। तो उसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाद विरोध व विकास की नर्मदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आदिल खान। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है? विवाद विरोध व विकास की नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, महासीर को किस वर्ष राज्य मछली का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है 2011। तत्कालीन प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको राज्य मछली का दर्जा दिया गया और चूंकि ये अभी भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है BR दवे। और आपको बता दूं कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश में 43 ज़िले थे। लेकिन 26 नवंबर 1972 को 2 नए ज़िले बनाए गए और वो 2 नए ज़िले थे राजनांदगांव और दूसरा था सीहोर ज़िले से अलग किया गया भोपाल। सीहोर की एक तहसील थी भोपाल, तो उसको फिर 1972 में एक ज़िला बनाया गया। तो टोटल कितने ज़िला हो गए थे 1972 में? 45 ज़िले हो गए थे। लेकिन इसके बाद एक जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? BR दवे को बनाया गया। और इस जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 10 ज़िले बनाए गए मध्य प्रदेश में। कितने बनाए गए? 10 ज़िले बनाए गए थे। तो टोटल कितने ज़िले हो गए थे? 55 हो गए थे। और उसके बाद में फिर 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 ज़िले और बनाए गए। तो फिर ज़िलों की संख्या हो गई थी 61। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से 16 ज़िले अलग करके फिर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तो वापस यहाँ पर ज़िलों की संख्या कितनी हो गई थी? 45 हो गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर 2003 में 3 ज़िले बने, उसके बाद में 2008 में 2 ज़िले बने, ठीक है। और उसके बाद 2013 में आगर मालवा बना और 2018 में निवाड़ी बना। तो टोटल फिर ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? 3 2 5 5 2 7 45 और 7 कितने होते? 52 ज़िले। तो वर्तमान में अभी कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन्य पशु कौन सा है? तो इसका आंसर है चीतल। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा पशु पाया जाता है? चीतल पाया जाता है। और साथ में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट, चूँकि ये दर्जा छीन लिया था कर्नाटक ने हमसे, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे राज्य में बाघों की संख्या, टाइगर की संख्या कितनी है? 526 टाइगरों के साथ हमारा जो मध्य प्रदेश है वो संपूर्ण देश में अव्वल नंबर पर है। और जो 524 बाघ हैं वो कर्नाटक में है और 524 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। तो फिर से हमें ये टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में नरसिंहपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर है मेहरबान सिंह। इसका आंसर क्या है? मेहरबान सिंह। तो नरसिंहपुर में क्रांति का आगाज़ किया था इन्होंने, मेहरबान सिंह ने। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो नीमच से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? नीमच से शुरू हुई थी। और कब हुई थी? 3 जून 1857 को। कब हुई थी ये? 1857 को। यदि हम संपूर्ण देश की बात करें कि हमारे देश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो इसका आंसर होगा 10 मई 1857 को। और ये कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी श्रीदेवी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? बहुत ही ईजी है। जो सम्राट अशोक थे
उनकी पत्नी थी श्रीदेवी, इनका संबंध था विदिशा से और ये विदिशा के एक धनाढ्य की बेटी थी। ठीक है, और अशोक के बारे में थोड़ा देख लो कि इसके जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो था कलिंगा युद्ध, जो कि 261 में लड़ा गया था। और इसी युद्ध के बाद 261 BC, और इसी युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने युद्ध को त्याग कर धम्म का सहारा लिया, यानी धम्म को अपना लिया था 261 में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है दुर्गा शंकर मेहता। ओके, अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो इसका आंसर है शहडोल संभाग, और शहडोल में 3 ज़िले हैं, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। तो इन 3 ज़िलों के साथ ज़रूरी नहीं कि 3 ज़िलों के आधार पे ही इसके क्षेत्रफल की मतलब क्षेत्रफल का आकलन किया जाए। तो ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, भले ही इसमें 4 ज़िले बना दिए जाएं, लेकिन क्षेत्रफल में ये छोटा है। और यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग की बात करें तो फिर वो है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। तो ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भोपाल ज़िले से किस ज़िले की सीमा स्पर्श नहीं करती है? आपको बताना है उस ज़िले का नाम जिसकी सीमा भोपाल ज़िले से साझा नहीं होती है। तो आपको बता दूं कि वो ज़िला है शाहजहाँपुर। कौन सा ज़िला है? शाहजहाँपुर। और आपको बता दूं कि शाहजहाँपुर ज़िले और भोपाल ज़िले के बीच में नाक बन जाता है सीहोर, यानी जो सीहोर ज़िला है भोपाल और शाहजहाँपुर ज़िले का मिलन नहीं होने देता है। ठीक है, तो याद रखना है कि भोपाल और शाहजहाँपुर ज़िले के बीच में कौन सा ज़िला आता है? सीहोर आ जाता है। और इसमें जो 3 ज़िले दिए गए हैं, सीहोर, गुना और विदिशा, तो ये 3 ज़िले हैं भोपाल की सीमा से टच होते हैं, लेकिन जो शाहजहाँपुर है वो सीहोर की वजह से टच नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में सद्भावना शिखर किस ज़िले के अंतर्गत आता है? तो ये जो सद्भावना शिखर है ये दमोह ज़िले में आता है। कहाँ पे आता है? दमोह ज़िले में आता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सद्भावना शिखर, इसको इंग्लिश में गुडविल पीक भी कहते हैं, गुडविल पीक के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ स्थित है? दमोह ज़िले में स्थित है। और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं 35वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम सुभागदी था? तो इसका आंसर है सोन नदी। और आपको बता दें कि सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है, अमरकंटक में। और इसकी जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर है, 780 किलोमीटर है। और जहाँ से ये निकलती है वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। और वो कौन कौन सी नदी हैं? एक तो ये नर्मदा गई, नर्मदा निकलती है। साथ में यहाँ पर ये गई सोन नदी, और सोन नदी के ही समानांतर ये जोहिला जाती है। तो यहाँ से 3 नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी? सोन नदी, जोहिला और नर्मदा नदी। और जो सोन नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, देखते हैं आगे 36वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों का उनकी लंबाई के मान से सही आरोही क्रम क्या है? तो इसमें आपको क्रम बताना है कि इनका बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि सबसे कम पे उससे ज़्यादा किसकी लंबाई है। तो इसमें देख लीजिए, क्षिप्रा 195 किलोमीटर, बेतवा 480 किलोमीटर, सोन 780 और ताप्ती 724। तो यहाँ पे ये कम हो गया, तो ये आंसर कैंसिल हो गया। ठीक है, 195, 480, 724 और सोन 780। तो अपना आंसर क्या होगा? बी होगा, क्षिप्रा, उससे बड़ी बेतवा, फिर ताप्ती, फिर सोन। लेकिन यहीं पर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? एक छोटी सी ट्रैक है, बताता हूँ आपको। ट्रैक है नच सोता है बेटवा। ओके, तो जो बुंदेलखंड के होंगे वो समझ गए होंगे कि बेटवा एक अपने बच्चे को बोला जाता है, लड़के को बोला जाता है बेटवा। ठीक है,
तो अपन को याद करना है और कुछ नहीं है, बेतवा नहीं करना आपको तो बेतवा कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा है, उससे छोटी चंबल, फिर सोन, फिर ताप्ती और है को साइलेंट करना है और फिर बेतवा से बेतवा कर देना है। और इनकी लंबाई आपको याद होगी, देख लीजिए फिर भी। नर्मदा है उसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है संपूर्ण, लेकिन यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में तो इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर, ठीक है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर, ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर और यदि बेतवा की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 480 किलोमीटर। तो ये है मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियाँ, इनको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 37वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है महू जानापाव पहाड़ी। आपको याद आ गया होगा कि जानापाव पहाड़ी जो है वो इसका उद्गम स्थान है, तो फिर स्वाभाविक से ये इसके किनारे तो बसा ही होगा। श्योपुर मुरैना भिंड ये चंबल घाटी में है, तो ये भी इसके किनारे हैं। लेकिन जो शाजापुर है वो इसके किनारे नहीं अवस्थित है, ठीक है। शाजापुर इसके किनारे नहीं बसा है, तो इसका आंसर क्या होगा, शाजापुर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन से वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सागौन। तो सागौन के जो वृक्ष हैं, सागौन के वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है। सागौन के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद 39वें नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वैसे टेकरी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है उज्जैन। और आपको बता दूं कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है ये वैसे टेकरी। और इसका जो जीर्णोद्धार है वो अशोक की पत्नी थी रानी वैस। अशोक की पत्नी का नाम क्या था, रानी वैस। तो उनके द्वारा इस टेकरी का जीर्णोद्धार कराया गया था, इसलिए इसको वैसे टेकरी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। इसके बाद देखिए अंतिम क्वेश्चन 40वां नंबर, भरहोत स्तूप प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है सतना, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और इसमें भी सांची के स्तूप जैसे 4 तोरण द्वार हैं, ठीक है। और इसका निर्माण जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ स्थित है? सतना में। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आता भी है कि भरहोत स्तूप की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने की थी इसकी खोज? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भरहोत स्तूप की खोज की गई थी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कर दो और कमेंट भी करना, बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, सुझाव देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तथा अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।